Good afternoon, students. Today we will discuss about the nursing management of the substance use disorder. So in previous videos we had studied about the substance use, various substances, their classification in ICD. Then we had studied the alcohol dependence, opioid dependence, then cannabis dependence, and the amphetamine dependence. So today we will discuss about the nursing management if someone is with the substance use disorder. So when we are talking about the nursing management, the first aspect for the nursing management is nursing assessment. So first, what is we have to assess कि with what substance किस सब्सटेंस के साथ पर्सन डिपेंडेंट है या अल्कोहलिक है, भांग लेता है, चरस लेता है, अफीम लेता है, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली, और उसका पैटर्न कैसा है. तो फर्स्ट इज रिकग्नाइजेशन ऑफ द अल्कोहल अब्यूज़. जब हमें पता करना है कि पर्सन का अल्कोहल मतलब शराब लेता है, तो उसके लिए एक पैटर्न है, उसके लिए एक स्केल है, दैट इज़ कॉल्ड केज स्केल, और उसको हम केज क्वेश्चनेयर भी बोलते हैं. केज क्वेश्चनेयर में हम उससे 4 क्वेश्चन पूछते हैं. सी फॉर कि हैव यू एवर फेल्ट योर ऑट टू कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग. मतलब कभी आपके दिमाग में ये थॉट आया है, कभी आपको लगा कि मुझे अब शराब पीना छोड़ देना है, नहीं पीना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन इज हैव पीपल अनॉयड यू बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंक. मतलब जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपको उससे इरिटेशन होती है. जब लोग आपकी ड्रिंकिंग को लेके बातें बनाते हैं, तो यू फील बैड फॉर दैट थिंक. दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है कि आपको गिल्टी फील होता है खुद की ड्रिंकिंग को लेके कि नहीं यार ये गलत है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, इट्स नॉट गुड. एंड फोर्थ इज ई. दैट ई इज फॉर हैव यू एवर ड्रिंक अर्ली मॉर्निंग, या कैन से आई ओपनर कि सुबह उठते ही यू यूज टू ड्रिंक और नॉट. हम लोग बोलते हैं ना कि आर यू आई ओपनर ड्रिंकर, मतलब तुम सुबह उठते ही फिर से पीना स्टार्ट कर देते हो या नहीं. तो दीज आर द 4 क्वेश्चन जिससे हमें पता लगेगा कि पर्सन अल्कोहल अब्यूजिव है या नहीं. फर्स्ट वॉज कि इट इज़ लाइक, फर्स्ट इज कट डाउन कि मुझे शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए. नेक्स्ट इज ए फॉर अनॉय. पर्सन जब आपके बारे में बातें करते हैं तो आपको अनॉयड फील होता है, बुरा फील होता है. जी फॉर गिल्ट कि पर्सन को गिल्टी फील होता है अपनी ड्रिंकिंग हैबिट से. ई फॉर मतलब आई ओपनर, पर्सन सुबह उठते ही पीता है. तो ये 4 क्वेश्चन हम पूछेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाएगा कि इधर पर्सन इज गिल्टी, इधर person is annoyed, he's an eye opener or not. Next is be suspicious about the risk factors. मतलब हमें फाइंड आउट करने हैं कि व्हाट आर द रीज़न क्यों इंसान ने शराब पीना शुरू किया या किसी और सब्सटेंस अब्यूज़ के ऊपर गया. तो प्रॉब्लम्स इन मैरिज एंड द फैमिली. फर्स्ट इशू है, अगर फैमिली में कोई इश्यूज है, फॉर एग्जांपल फैमिली में लड़ाई होती रहती है ऑल द टाइम, या फैमिली में फादर जो है अल्कोहलिक है या कोई और सब्सटेंस लेता रहता है, जिससे बच्चा लर्न करके भी सब्सटेंस का यूज़ करता है, बिकॉज ही हैड सीन ऑल दोज थिंग्स इन हिज लाइफ की आना है, शराब पीनी है, मारपीट करनी है, ऑल दिस. तो इट कैन गो इन टू हिज हैबिट इवन. दैट इज़ द फर्स्ट. सेकेंड इज कई बार फैमिलीज में इतने कन्फ्लिक्ट होते हैं कि पर्सन इस प्रेशर को ले नहीं पाता, उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके फिर वो सब्सटेंस स्टार्ट करता है. तो दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन. नेक्स्ट इज द कपल डिस्टॉर्शन. कपल डिस्टॉर्शन, अगर जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, दैट थिंग इवन मेक पर्सन फील फ्रस्ट्रेटेड, और उसकी वजह से भी पर्सन सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट इज एट वर्क. समटाइम इट इज़ सो स्ट्रेसफुल टू वर्क इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे यू डोंट हैव द कोऑपरेटिव वर्ल्ड, जहाँ पे लोग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू यू, people are not understanding you, they are just always throwing the responsibility over to you. तो दीज आर द एरिया जहाँ से प्रॉब्लम अराइजेज होती है, जो हमारे स्ट्रेस को रिजल्ट करती हैं. और स्ट्रेस को कंपनशेट करने का सबसे इफ़ेक्टिव वे इंडिया में यही माना जाता है कि हैव टू पैग, 2 पैग पियो, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा. तो फॉर दैट पर्पज़ इवन कई बार लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते करते ग्रेजुअली दे गॉट इनटू द हैबिट ऑफ सब्सटेंसेस, और उसके बाद वो हैबिचुअल हो जाते हैं.
नेक्स्ट इज विद द फाइनेंसेस और विद द लॉस। अगर फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, नहीं मिल पा रहा पर्सन को, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ टू मैनेज विद द मनी पार्ट, हाउ टू डील अप विद द बिजनेस, हाउ टू डील अप विद द फैमिली फाइनेंशियल्स, स्टूडेंट their children's fee, daily budget, or can say monthly budget. So that, even that is also a family issue. Next is with laws at risk occupation. I told you, sometimes it is like कि your occupation make you feel go for the drinking habit. That I had given you the example कि जो हमारे army persons होते हैं at CHN, they need to have the drink for their survival. So some occupation are at the risk. Next is the like those who are working in a handcraft companies or factories. So handcraft, there is a lot of struggle, lot of hard work. So just to make themselves more powerful, more energetic all the time, they used to take opium that make them more active, or they take cannabis, used to used to smoke cigarette cigar, which let them be active for so long so that they can work effectively. For that also means depend on the occupation, even person substance abuse कर सकता है. विड्रॉल सिम्टम आफ्टर द एडमिशन, कि पर्सन के विड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं. अल्कोहल रिलेटेड फिजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है. आई टोल्ड यू कि जब पर्सन एक्स्ट्रा इंटॉक्सिकेट कर लेता है तो वहाँ पे हमारे को कार्डियक इश्यूज भी आना स्टार्ट होते हैं, हमारे लीवर सिरोसिस की कंडीशन आ सकती है, हमारा हिपैटिक एनसेफलोपैथी हो सकता है, पर्सन का मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. सो दैट आर दी अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग. तो उससे हमें फाइंड आउट करने की पर्सन में फिजिकल सिम्टम्स आना तो नहीं स्टार्ट हो चुके हैं. अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन है तो देन विल चेक फॉर द अल्कोहल रिलेटेड फीटल सिंड्रोम. जो मैं आपको बता चुकी थी, जो फीटस होता है, अगर जो प्रेग्नेंट वूमेन अल्कोहल लेती है उसके बाद अगर जो इन्फेंट बॉर्न करता है उसमें बहुत से सिम्टम्स होते हैं. ही इज़ नॉट congenitally, might be congenitally be he can have any kind of a abnormality, or might be genetic one can be there. So next is repeated accidents because of drinking or always in the nasha wali state. Deliberate self harm तो नहीं है. Next is it, if at risk factor raises suspicious, the next step is ask a tactful but a persistent question to confirm the diagnosis. पूछना है पेशेंट से, पर इट नॉट शुड बी शकी वाला या पर्सन को ब्लेम करना. इट शुड बी दैट टैक्टफुल कि आप पूछ भी रहे हो और पर्सन कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ विद फुल कॉन्फिडेंस और विद फुल ट्रस्ट आपको सब कुछ बता भी रहा है. तो दैट इज़ अ टेक्निक. नेक्स्ट इज दी certain clinical signs lead to a suspicion that drugs are being injected. नीडल ट्रैक्स हम लोग क्लिनिकल साइंस के लिए चेक कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सन हेरोइन ले रहा है, पर्सन जो है, सॉरी, पर्सन ड्रग्स ले रहा है, तो वी कैन चेक फॉर दी साइनोसिस. जब पर्सन इंजेक्टेबल लेता है तो वहाँ पे वेन्स के पास हमें ब्रूजेस मिल जाएंगे, साइनोस एरिया मिल जाएगा, थ्रोम्बोस देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज अगर पर्सन कॉन्टिन्यूसली स्मोक कर रहा है तो हिज गम्स विल बी ब्लैकिश, लिप्स विल बी ब्लैक. तो दीज आर द साइंस जिनको हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वेयरिंग गारमेंट विद द लॉन्ग स्लीव. अपने उन निशानों को छिपाने के लिए इंसान पूरी बाजू के कपड़े पहनेगा. IV यूज शुड बी, सॉरी, suspected in any patient who present with the subcutaneous abscesses or hepatitis. That's what I told you. Behavioral changes, absence from school or work, negligence of appearance. मतलब हम लोग बिहेवियर को भी असेस करेंगे. फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द स्कूल कि पर्सन का एब्सेंटिज्म कितना है, वो रेगुलरली स्कूल जा रहा था कि नहीं, या वर्क प्लेस पे भी, नॉट इन द स्कूल इवन, इट इज़ अबाउट अडोलेसेंट्स. बट अगर पर्सन की बात करते हैं तो उसके ऑक्यूपेशन की प्लेस पे जाके जहाँ पे वो काम करते हैं
पता करना कि वो रेगुलरली आ रहा है कि नहीं, या कितने टाइम से छुट्टियां ले रहा है, तो विद दैट विल हेल्प अस टू नो कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस ऑफ अपेयरेंस। नेक्स्ट इज माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस, ताकि वो नशे की चीज़ें खरीद सके तो उससे छोटी मोटी चोरी वगैरह में इन्वॉल्व होना, डकैती, ऑल दिस, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ से हमें पता लग सकता है कि just for the sake of the substance, just to get that substance, person is getting involved in the criminal offenses. Next is isolation from the former friend. The person get alcoholic, get with other substances, get abused, तो person क्या करता है कि जो उसकी अपनी पहले की कंपनी होती है उनको छोड़ के एक न्यू पेयर प्रेशर में पेयर ग्रुप में जाना स्टार्ट कर देता है। और वो अपने सोशल, जो उसके पहले जो उसका एक सोशल एनवायरनमेंट था, उसको लेफ्ट करके किसी नए सोशल एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये सब बहुत कॉमन है, अल्कोहल लेना, सब्सटेंसेस लेना, ओपियम लेना, कैनाबिस लेना, मैरिजुआना लेना, एम्फेटामाइन लेना, वो उन लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इन द ड्रग कल्चर, सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। नेक्स्ट इज द असेसमेंट। के बाद असेसमेंट में ये भी आएगा, हम लोग साइकेट्रिक हिस्ट्री भी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सम ऑफ द साइकेट्रिक इलनेसेस रिजल्ट इन द सब्सटेंस अब्यूज। फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ साइकेट्रिक बट द ऑर्गेनिक डिजीजेज हैं, जैसे डिमेंशिया है, तो पर्सन फ्रस्ट्रेट होके मे ऑल्सो गेट इन टू द सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें याद ही नहीं रह पा रही है, ही इज़ नॉट एबल टू कोप विद द सोशल प्रेशर, वो सोसाइटी से विड्रॉ होता जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को एजिटेशन होना स्टार्ट होता है, इरिटेशन होना स्टार्ट होता है, तो इवन वो पर्सन अब्यूजिव हो सकता है फॉर दैट केस इवन। तो दीज आर द कंडीशन जहाँ पे पर्सन किसी और इलनेस के साथ भी सब्सटेंस अब्यूज में आता है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। वी विल फाइंड आउट द ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में हम पता चलेगा कि पहले तो नहीं पर्सन किसी चीज़ के लिए अब्यूजिव था, पहले तो पर्सन नशा नहीं करता था, उसने कहीं पे कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया है, कभी डी एडिक्शन सेंटर में तो नहीं गया है, तो रिलैप्स का कारण क्या हुआ, उसने फिर से क्यों स्टार्ट किया। तो दैट इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट हिस्ट्री, हमें वो भी पता चल जाएगा। देन वी विल कलेक्ट द फैमिली हिस्ट्री सेपरेटली। फैमिली हिस्ट्री में ये हमारे सोशल फैक्टर भी आ जाएंगे, फाइनेंशियल फैक्टर भी आ जाएंगे, कन्फ्लिक्ट वाला फैक्टर भी आ जाएगा, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओपियम डिपेंडेंस, मतलब सब चीज़ें पता चल जाएंगी। Okay, I'll give you an example. In Rajasthan, in Jodhpur, or in, say, to the western districts of Rajasthan, what is there? It is in a culture कि जब किसी की डेथ होती है तो वो लोग अफीम देते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी लोग उनके घर पे आते हैं, तो इट इज़ अ कल्चरल थिंग कि डेथ पे अफीम मिलना ज़रूरी है, देना ही होता है, दैट इज़ देयर कल्चर। तो हमें वो कल्चरल फैक्टर्स को भी फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं पर्सन को सब्सटेंस लेने के लिए। तो जब हम हिस्ट्री फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे तो वी कैन कम टू नो कि इनका एक कल्चरल व्यू है। सेकंड कल्चरल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब हम लोगों की अमरनाथ यात्रा होती है या हमारी शिवरात्रि होती है, तो ऑल दोज सेंट्स यूज टू हैव दी पफ of marijuana, hashish. These two are the, मतलब they used to make the BDs of hashish and marijuana, and then they used to smoke or to have the puffs. तो दैट इज़ ऑल्सो द कल्चरल कि हम लोग हम शिव जी के भक्त हैं, तो वी आर गेटिंग मिंगल विद शिव जी। तो दैट्स व्हाट देयर, दैट इज़ देयर कल्चरल बिलीफ, दैट इज़ द नॉर्म ऑफ देयर सोसाइटी ऑफ हिंदूज की। भांग का यूज़ करना इज़ लाइक टू गेट कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा। तो ये चीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो अ कल्चरल कंसेप्ट। तो हम लोगों को फैमिली हिस्ट्री या कल्चरल हिस्ट्री या किन से द सोशल हिस्ट्री फाइंड आउट करनी है कि वाई द पर्सन इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड by the substance and why he is getting dependent on the substances. So that's come in the family history. Next we will go for the psychiatric history. Mental status examination. Now in mental status examination we will check for all the aspects of mental status examination. We will check the journal behavior of the person, journal appearance of the person, because जो alcoholic होते हैं, what is like, they used to dress shabbily, वो प्रॉपरली ड्रेस नहीं होते, उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं
होती है. They means some people are like monosyllabite, they don't use to answer you in the sentences. वो सिर्फ एक एक वर्ड बोल के आपको आंसर देते हैं. Some people don't use to interact with you, they don't use to communicate, they don't use to make a relationship or can say communicable interpersonal relationship with you. तो that are the things हम लोग चेक करेंगे. देन हम स्पीच पैटर्न चेक करेंगे, हम थॉट्स चेक करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जब हम विड्रॉल सिम्टम्स के साथ होते हैं तो हेलुसिनेशन फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज दैट. सेंसरी हेलुसिनेशंस में हमारा टेक्टाइल हेलुसिनेशन. टेक्टाइल हेलुसिनेशन क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि उसकी स्किन पे कुछ चींटियाँ चल रही हैं, जबकि कुछ नहीं चल रहा होता है. देयर इज़ नो स्टिमुलस, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, बट उनको फील होती है वो चीज़. तो टेक्टाइल हेलुसिनेशन इज़ सो कॉमन. तो हम लोग वहाँ से पर्सन की परसेप्शन को चेक करेंगे. चेक फॉर द डिल्यूजन. डिल्यूजन क्या होता है? फॉल अनशेकेबल बिलीफ. वो भी हो सकता है, पर्सन सस्पिशियस भी हो सकता है. तो वी विल फाइंड आउट. देन वी विल चेक फॉर द कग्निटिव फंक्शनिंग. कग्निटिव फंक्शनिंग में हम पर्सन की ओरिएंटेशन चेक करेंगे, द टाइम प्लेस एंड द पर्सन. आपको पता है क्या पूछना है कि आप कहाँ पे हो, आपको पता है टाइम क्या हो रहा है, आपके सामने कौन है. तो दैट इज चेकिंग फॉर टाइम प्लेस एंड पर्सनस ओरिएंटेशन. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, पर्सन का जजमेंट चेक करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन चेक करेंगे, इंसाइट चेक करेंगे एंड पर्सन की मेमोरी चेक करेंगे. तो these all are the aspects, or can say these all are the area of mental status examination. We examine the person for all these areas. Okay, so that are the parts for the mainly for the history part is done here. Next हम करेंगे laboratory test. अब जब हम laboratory test करेंगे, फर्स्ट इज फॉरमोस्ट अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इवन द पुलिस, ट्रैफिक पुलिस यूज टू डू दिस थिंग. दे मेक द पर्सन को वो सांस लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, सांस छोड़ने के लिए बोलते हैं एक मशीन में, और वहाँ पे ब्लड कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है हमारा अल्कोहल का. तो अगर अल्कोहल का ब्लड कॉन्सेंट्रेशन 500 पर ml से ज़्यादा होता है, दैट इज़ कोमा, मतलब पर्सन कोमा में हो सकता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है. 150 तक होता है तो पर्सन इज़ इंटॉक्सिकेटेड, जो मैं आपको अल्कोहल डिपेंडेंस के टाइम पे बता चुकी हूँ. तो वी विल फाइंड आउट फ्रॉम देयर इवन कि पर्सन इज एल्कोहलिक और नॉट. दैट इज़ द कॉमन थिंग कि अभी उसने ड्रिंक कर रखा है या नहीं. बट अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो हम लोगों को ब्लड टेस्ट में क्या पता लगता है कि हमारी रेस्ड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टेज जो है वो इंक्रीज होती है. दैट इज GGT, इंक्रीज गामा ग्लूटामाइल टेस्ट ट्रांसपेप्टिटेज peptidase is raised. Next is raised mean MCV increase होता है, that is corpuscular volume. Next is blood alcohol concentration check करते हैं, मैंने आपको बता दिया. Most drugs can be detected in urine. हम लोग जब यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से तो हम उसमें उनके एक्सट्रैक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ LSD जो होता है वो हमारे यूरिन में नहीं प्रेजेंट होता है. सो हेयर दैट्स विद द नर्सिंग असेसमेंट. आफ्टर नर्सिंग असेसमेंट हम डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करेंगे. So nursing diagnose, first nursing diagnose will be risk for injury related to hallucinosis, acute intoxication evidenced by confused disorientation, inability to identify the potentially harmful situation. So that was first diagnosed. So what will be the interventions? Place the client in the room near to the nursing station or where the staff can observe. तो जो हमारे मेनली जो ओपन वार्ड्स होते हैं, ओपन वार्ड में क्या होता है कि जो हमारा नर्सिंग स्टेशन होता है वो इन बिटवीन होता है और हमारे चारों तरफ वार्ड्स होते हैं. तो ऐसी जगह रखेंगे पर्सन को, या हम लोग 24/7 सुपरविजन के अंडर पर्सन को रखेंगे ताकि हम पर्सन को, क्लाइंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें. नेक्स्ट इज मॉनिटर द क्लाइंट स्लीप पैटर्न. ही मे नीड टू बी रिस्ट्रेंड एट नाइट इफ़ कन्फ्यूज. बिकॉज क्या होता है जो विड्रॉल पेशेंट्स होते हैं या
जो सब्सटेंस अब्यूज पेशेंट्स होते हैं, they are like restless, they need that substance until or unless if they are not getting that, they can harm themselves and harm others. तो there is the need of restraint. restraint क्या होता है कि हम लोग पर्सन को केमिकली रिस्ट्रेन करते हैं या फिजिकली रिस्ट्रेन करते हैं. केमिकली तो वी यूज टू यूज सम ड्रग्स, और पर्सन को हम लोग स्लीपी फील करवाते हैं, मतलब नींद दिलवाते हैं. और जो हमारा फिजिकल रिस्ट्रेन होता है, फिजिकल रिस्ट्रेन में हम क्या करते हैं, पर्सन के हाथ और पैर को बेड कॉर्नर्स के साथ बांध देते हैं सो दैट वो वहाँ से उठ ना पाए. और फिजिकल रिस्ट्रेन के भी हमारे एक सर्टेन रूल्स होते हैं कि हर 2 घंटे में हम पर्सन का रिस्ट्रेन हटाएंगे, पर्सन को जो हमने बांध रखा है उसको खोलेंगे, और जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारे लेदर बेल्ट्स होंगे. बिकॉज जो लेदर बेल्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वो पर्सन की स्किन को हार्म नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज वो टाइटली बांधे नहीं होने चाहिए. फोर्थ थिंग, हम लोग कभी भी रिस्ट्रेन अपनी मर्जी से नहीं करेंगे. हर 2 घंटे में रिस्ट्रेन के ऑर्डर्स आपको डॉक्टर देगा. रिटर्न ऑर्डर आने के बाद ही हर 2 घंटे बाद आप लोग उनको रिस्ट्रेन कर सकते हो. 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप रिस्ट्रेन कर रहे हो तो यू कैन गो टू द कोर्ट. आपके ऊपर एक लीगल केस चल सकता है, और अगर आप बिना डॉक्टर की परमिशन के रिटर्न ऑर्डर के अगर आप उनको रिस्ट्रेन कर रहे हो तो भी आपके ऊपर केस चल सकता है. चल सकता नहीं है, चलता है. नेक्स्ट इज डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, लाइक कि लाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टीवी साउंड्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, विजिटर ज़्यादा नहीं होने चाहिए. जब पर्सन रेस्टलेस फील कर रहा है, बिकॉज अगर वो रेस्टलेस है, इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, तो पर्सन क्या है, गुस्से में आके कुछ चीज़ें फेंक के किसी को हार्म भी कर सकता है, खुद को हार्म कर सकता है. पर्सन के पास कोई भी शार्प इक्विपमेंट नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, पर्सन के बेड साइड पे नीडल नहीं होनी चाहिए, सीजर नहीं होने चाहिए, स्कैल्पल्स नहीं होने चाहिए. ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे पर्सन खुद को हार्म कर सके. नाइफ नहीं होनी चाहिए, स्पून नहीं होना चाहिए, या शार्प एज इज ग्लास नहीं होना चाहिए कि वो खुद को हार्म ना कर ले, कि इतनी तकलीफ से तो अच्छा है कि मैं खुद को ख़त्म ही कर लूँ. तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. द एनवायरमेंट शुड बी डिसेंट वन. नेक्स्ट इज institutional seizure precautions to be taken. A padded tongue blade and the air way at bedside, raised side rails, etc. तो चांसेस है वहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के या सीजर आने की. तो आपको पता है सीजर्स की प्रिकॉशंस क्या होते हैं, कि हम लोगों को पर्सन को सीजर्स के टाइम पे टच नहीं करना है. हम टंग डिप्रेशर का यूज़ कर सकते हैं सो दैट हमारी टंग बाइट ना हो या टंग बैकफॉल ना करे. नेक्स्ट इज बेड रेल्स को रेज करके रखना ताकि पर्सन बेड से नीचे ना गिर जाए. तो दीज आर द प्रिकॉशन जो हमें सीजर्स के टाइम पे लेनी है पर्सन के लिए. फिर रीओरिएंट द क्लाइंट टू द पर्सन, टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन एज नीडेड. पर्सन को बार बार हमें ओरिएंट करवाना है कि अभी इतने बज रहे हैं, आज इतनी डेट है, ये जो आए थे ये डॉक्टर है, ये जो आए थे ये आपके फ्रेंड हैं, और आप अभी इस हॉस्पिटल में एडमिटेड हो. तो टाइम प्लेस पर्सन से हम लोग ओरिएंट करवाते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. सिचुएशन की बात आ रही है तो इट शुड बी लाइक कि पर्सन शुड बी इन अ लिसनिंग स्टेट. जब वो पर्सन रेस्टलेस है, इरिटेटेड है, तो आप उसको और ज़्यादा इरिटेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज he might harm himself or might harm you even. Next is talk to the client in the simple, direct and concrete language. वही लैंग्वेज यूज़ करो जो पर्सन को समझ आती है. डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी लाइक कि आप पेशेंट के सामने इंग्लिश में बात कर रहे हो और वो गांव से है, उसको नहीं समझ आ रहा है. तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू देम, कि वो आपको समझ सके, तो वो वैसी लैंग्वेज होनी चाहिए. Next diagnosis, altered health maintenance related to inability to identify, manage or seek out help to maintain health, evident by various physical symptoms, exhaustion, sleep disturbances, etc. So for that what is, हमको क्या करना है, पर्सन के मॉनिटर द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करना है. उसमें हमारे फिजिकल असेसमेंट भी आ जाता है, हेड टू टो असेसमेंट भी आ सकता है, वाइटल साइंस भी आते हैं. एवरीथिंग विल कम इन दैट. एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन. ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर बिहेवियरल चेंजेस एंड इन्फॉर्म फिजिशियन व्हेन नेसेसरी. तो हम लोग पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, और अगर कोई भी हमें
नॉट टू द पेशेंट, हम फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे अगर हमें कोई भी डेविएशन दिखती है उनके बिहेवियर में। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हम लोग कॉन्टिन्यूसली पर्सन को आईवी फ्लूइड्स पे रखते हैं बिकॉज ऑलरेडी ही हैड क्विटेड द सब्सटेंस, उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो ही रिक्वायर द फ्लूइड बैलेंस। तो हम लोग कॉन्टिन्यूसली पर्सन को आईवी फ्लूइड्स पे रखते हैं, इधर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक डिपेंड्स ऑन, और उसके अकॉर्डिंगली पर्सन ऑलवेज ऑन द फ्लूइड्स। Next is provide food or nourishing fluid as soon as the client can tolerate eating. Blend food usually is tolerated best as the first. तो पर्सन को हम लोग खाने को देंगे सो दैट उसकी वीकनेस कम हो जाए, और जो हम लोग पर्सन को खाने को देते हैं उसका हमेशा एक पैटर्न होता है कि हम लोग लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, देन हम सेमी लिक्विड पे आते हैं, देन हम सॉलिड पे जाते हैं। मतलब जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी टेक द पर्सन जहाँ पे पर्सन के थोड़े एफर्ट्स लगते हैं खाना खाने को, तो स्टार्ट हम करेंगे चाहे हमने राइस वाटर दिया चाहे हमने दाल वाटर दिया, देन उसके बाद हमने ब्लेंडेड चीज़ें दे दी लाइक दलिया दे दिया, राइस एंड दाल को मिक्स करके उनको ब्लेंड करके फिर हमने पेशेंट को दे दी। लेटर ऑन वी कैन गिव द चपाती, जैसे जैसे पर्सन डाइजेस्ट करता जाता है वैसे वैसे हम उसको खाना देते जाते हैं। फिर ensure the amount of the protein in the diet is correct for individual patient condition, कि हम लोगों को कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन देने हैं, दैट इज द वर्क ऑफ द न्यूट्रिशन, सॉरी आ डाइटिशियन। वो आके आप लोगों को कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट का एक चार्ट दे देगा, ही विल ऑर्डर द डाइट टू द पर्सन, और आप लोगों को अब प्रोवाइड करवानी होती है वो डाइट, दैट्स इट, दैट इज़ द वर्क ऑफ नर्सेज। प्रोवाइड स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग्स ऑफ द पेशेंट्स फेवरेट फूड, सप्लीमेंट विद द vitamins and minerals, assist the client in the self-care activity. It may be necessary to provide complete physical care depending on the severity of the client's withdrawal. So that's all for second diagnose. Next is nursing diagnose 3, that is ineffective denial related to weak underdeveloped ego evident by lack of insight, rationalization of the problem, blaming other, failure of the accept responsibility for his behavior. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग develop the trust, convey an attitude of acceptance, ensure the patient understanding it, not him but his behavior that is unacceptable. नेक्स्ट इज हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्टाफ भी मेंटेन करके रखते हैं, मतलब जो एक स्टाफ है हम लोग वही पेशेंट को बार बार असाइन करते हैं सो दैट एक जो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप डेवलप हुआ है वो कंटिन्यू रखे, पर्सन कॉन्फिडेंट फील करे और पर्सन सेफ फील करे। आइडेंटिफाई द रिसेंट माल अडेप्टिव बिहेवियर्स और द सिचुएशंस दैट हैव अकर्ड इन द पेशेंट्स लाइफ एंड डिस्कस हाउ यूज ऑफ ड्रग एल्कोहल में बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो हम लोग उसके माल अडेप्टिव फैक्टर्स को या बिहेवियर्स को फाइंड आउट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज़ द वे यू आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन बट दिस इज़ नॉट द वे, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एल्कोहल इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, आप लोग कुछ और भी कर सकते हो, देर आर सम अदर पॉजिटिव और एक्सेप्टेबल वेज जहाँ से हम लोग अपने बिहेवियर को या अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं एंड ब्रिंग चेंजेस इन आर drinking or smoking pattern. Next is do not allow patient to rationalize or blame other for behavior associated with substance abuse. मतलब पर्सन को दूसरों को ब्लेम नहीं करने देता है, देना है कि मैंने पीना स्टार्ट किया क्योंकि मेरी फैमिली में ये इश्यूज थे, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि उनके कोपिंग स्ट्रेटजीज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो उस सिचुएशन से इफेक्टिवली डील कर सकें, देन ओनली दे वेंट फॉर द अल्कोहल डिपेंडेंस। तो हम लोग एक्सेप्टेंस लाना स्टार्ट करेंगे पर्सन में कि गलती आपकी थी, बट इट्स नॉट लाइक कि हम ब्लेम कर देंगे उनको कि आपकी गलती थी आपने ही पीना स्टार्ट किया, दैट इज़ योर टेक्निक, योर टेक्टफुल वे कि आप बात कैसे कर रहे हो एंड कन्विंसिंग पर्सन कि आपका फॉल्ट था बट यू हैव टू करेक्ट इट राइट नाउ।
प्रोवाइड अ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट व्हेन द क्लाइंट शो इंसाइट इनटू हिज बिहेवियर। मतलब जब जब पर्सन अपने बिहेवियर में चेंज ला रहा है, यू हैव टू रिवॉर्ड हिम। जब भी वो कुछ एक्सेप्टेबल बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, तो हम लोग पर्सन को रिवॉर्ड करेंगे। कुछ जो चीज़ें उसको पसंद है वो देंगे, चाहे पैसे दिए, चाहे हमने कोई उनको टोकन दिया, चाहे अप्रिशिएशन वर्ड्स ही दिए कि वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हो, दैट्स गुड, कीप इट अप। तो वो भी पर्सन को एनकरेज करता है, एंथुजियास्टिक फील करवाता है, और पर्सन अपने बिहेवियर को कॉन्टिन्यूसली ग्रेजुअली मोल्ड करता है और इफेक्टिव वे में एनहेंस करता है। सो दैट्स ऑल। Next is the ineffective individual coping related to impairment of adaptive behavior and problem solving abilities, evidenced by use of substances as the coping mechanism. So what's to do in this? We have to encourage the client to explore the options available to deal with stress rather than sorry resorting to substance use. Practice these techniques. Next, give positive reinforcement for ability to delay gratification and respond to stress with adaptive coping strategies. Teach client and family that alcoholism is a disease that requires long-term treatment and follow-up. Refer to AA, AL, Anon, and other support group as indicated. Teach the client about the prevention of HIV transmission. Maintain a frequent contact with the client even if it is only by a brief telephonic call. If drinking occur, discuss the event that led to a incident with the patient in a non-judgmental manner. Told you every time, it is the first principle of the psychiatry that you have to be non-judgmental. You don't have to be in a prejudice regarding the person. हम लोग कभी भी पेशेंट को कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन के ऊपर नहीं देखेंगे, नहीं जज करेंगे, या जो वो बिहेव कर रहा है उसके ऊपर उसको जज नहीं करेंगे। हम पेशेंट को एज अ पेशेंट लेके ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे। Discuss way to avoid similar circumstances in the future. So, assist the patient to plan weekly or even daily schedules are purposeful activities such as appointments, talking walks, etc. तो हम लोग जो हम schedule prepare करेंगे, that should include the meaningful activities कि person पूरे दिन में engaged रहे and he will not feel that means irritation, agitation and some other kind of inabilities, और उसको ये ना फील हो कि he is not able to cope. So here the evaluation part, हम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे और हमें पता लगेगा कि इधर वी हैड गिवन द गुड नर्सिंग केयर प्लान और नॉट. फर्स्ट इज, हैव डिटॉक्सिफिकेशन अकर विदाउट कॉम्प्लिकेशन? Has the correlation been made between personal problems and the use of substances? Does he accept responsibility for own behavior? So that's all. Here we are done with the nursing management part of the substance use disorders. So thank you and have a nice day.